आज हम सिडको एग्जीबिशन में आए हुए हैं। आज यहाँ पर हर तरह का एग्जीबिशन लगा हुआ है। हमने हर तरह के बिल्डर से बात किया है। आज हम आए हुए हैं एम्पिरिया आइकन के पास, जो एक ऐसा डेवलपमेंट है जो नया यूएसपी क्या है इनके प्रोजेक्ट का, और आने वाले समय में ग्राहक जो है उनको किस प्रकार का बेनिफिट मिलने वाला है, आज हम उनसे जानेंगे। नमस्कार सर, हमारे शो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, एम्पिरिया ग्रुप का जो डेवलपमेंट है, साइट है, ये आने वाले समय पे न्यू क्लाइंट के लिए क्या यूएसपी लेके आ रहा है? कि एम्पिरिया प्रोजेक्ट अभी फ़िलहाल दो तरीके से उनका फोकस बना हुआ है। एक तो कमर्शियल साइड है, दूसरा रेसिडेंशियल साइड है। रेसिडेंशियल साइड में हमने अफोर्डेबल सेगमेंट में फ़ोकस किया है, और कमर्शियल में भी हमने कुछ अफोर्डेबल तरीके की ऑफिसेस लाने की हमने इस बार कोशिश की है। और इस पे काफ़ी लोगों का एक्सेप्टेंस हम लोगों को मिला हुआ है। अफोर्डेबल में तो जो भी हमने टिकट साइज़ रखा हुआ है 15 लाख से लेके 50 लाख का एक हमने रेंज रखा, तो उसमें काफ़ी अच्छा हमको रिस्पांस मिल रहा है। सेम वे हमने सेम चीज़ को रिप्लिकेट किया है ऑफिस स्पेस पे भी, जिसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अच्छी बुकिंग मिल रही है। तो सर, जैसे भी मार्केट में कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जैसे हम एग्जीबिशन में देख रहे हैं, हर तरफ यूएसपी बोला जा रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट खास है। तो सर, अगर मैं बात करूँ एम्पिरिया का, तो इसमें यूएसपी क्या है इस प्रोजेक्ट का? नहीं, प्रोजेक्ट में यूएसपी क्या है, देखो स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। अफोर्डेबल का एक जो स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है, उसी हिसाब से हम लोग भी चल रहे हैं। यूएसपी हमारे प्रोजेक्ट में हमने रखा हुआ है, जैसे एमिनिटीज़ में काफ़ी सारे ओपन स्पेस दिया हुआ है। जो लेआउट फ्लोर प्लानिंग हमने जो की हुई है वो कस्टमर फोकस्ड है, कस्टमर सेंट्रिक है, जो कस्टमर को के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया हुआ है। तो ये सब हमारे प्रोजेक्ट का यूएसपी है। कनेक्टिविटी हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी है। जो बेसिक एमिनिटीज़ है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो एकदम विद इन रीच है कस्टमर के, वो हमारे प्रोजेक्ट की यूएसपी है। तो हर चीज़ जो कस्टमर चाहता है एक प्रोजेक्ट के अंदर में, तो वो सारी चीज़ हमने उसको मैच की हुई है। ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें कवर सर, की हुई इसमेन है। नियर बाई हर प्रोजेक्ट के पीछे एक गुडविल होता है, और जो क्लाइंट जानना चाहते हैं कि उन्हें हैंडओवर या पोजीशन कब मिलेगा। जैसे जो अनगोइंग प्रोजेक्ट है, या अभी आने वाले समय प्रोजेक्ट बनने वाला है, तो जो प्रोजेक्ट में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे पोजीशन कितने टाइम पर मिल सकता है? नॉर्मली देखो, कोई भी प्रोजेक्ट का जो एक टाइम स्पैन होता है, वो करीब 4 से 5 साल का एक टाइम स्पैन होता है। और हमने हमारे एम्पिरिया में एक कोशिश की, हम लोग यही कर रहे हैं कि जो हम रेरा में जो भी समय डालें, उससे बिफोर टाइम हम कैसे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें, बिफोर टाइम पे पोजीशन कैसे दें, इस डायरेक्शन में हम लोग का ज़्यादा फोकस है, ताकि एक कस्टमर को एक सही मैसेज जाए कि भाई बिल्डर जो है, जो डेट देता है उसके पहले उसको डिलीवरी मिल रही है। सर, कॉस्ट कटिंग जो देखा जा रहा है कि जैसे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, तो आपने ही बताया कि आपने एक मिनिमम अमाउंट से लेकर मैक्सिमम अमाउंट तक प्रोजेक्ट रखा हुआ है। तो उससे जो मिनिमम अमाउंट का जो प्रोजेक्ट है कंपटीशन पर, क्या उसमें क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज़ किया जाएगा? क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ना हम कभी सोचा है, ना कभी सोचेंगे, क्योंकि क्वालिटी ही तो मेन थर्स्ट है। कोई भी प्रोजेक्ट का, जो डेवलपर का जो मेन जो बात होती है, जो उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी जो होती है, वो मेन चीज़ होती है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए। तो इसमें तो हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हाँ, जहाँ कॉस्ट की बात है तो कस्टमर भी इस चीज़ को समझते हैं, और जहाँ ज़रूरत है उनको हम रियलाइज़ कराते हैं कि क्यों हम उनसे, अगर कहीं 100-200 रुपये अगर कॉस्ट बढ़ी है फुट पे, या 400 रुपये कॉस्ट बढ़ी है, तो हम उनको रियलाइज़ कराते हैं कि हम क्या वैल्यू उनको देने वाले हैं, क्यों हम उनसे ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। तो कस्टमर भी उस चीज़ को समझते हैं, और उसके हिसाब से वो लोग अपना प्राइस देने के लिए तैयार हैं। तो सर, अभी देखा गया मार्केट में, जैसे आप प्रोजेक्ट तो बनाते हैं सर, सेल्स के लिए वेबसाइट में भी डालते हैं, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर होते हैं जो उसके प्राइस को इन्हेंस कर देते हैं, बढ़ा कर सेल करते हैं, या किसी को कम प्राइस मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है। तो उसके लिए आपका क्या कदम होने वाला है, ताकि जो कस्टमर है उसको सेम प्राइस मिले जो डिफरेंट कस्टमर को मिल रहा है? नहीं, प्राइस तो देखिए कैसा होता है ना, प्राइस तो हर एक टाइम फ्रेम रहता है। एक टाइम फ्रेम में वो एक पर्टिकुलर प्राइस होती है। अब जैसे स्टार्टिंग में इनिशियल जो बुकिंग करते हैं, उनको थोड़ी सी प्राइस कम मिलती है। बाद में जो जैसे स्टेज बाय स्टेज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कॉस्ट थोड़ी सी रिवाइज होती जाती है। तो वो तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो कस्टमर जो आएगा पहले, तो वो हर प्रोजेक्ट के लिए अप्लीकेबल है, या हमारे प्रोजेक्ट के लिए नहीं। हर प्रोजेक्ट में जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं एकदम बेस लेवल पे, प्लिंथ लेवल पे, तो उनको जो प्राइसिंग मिलती है, और जो लास्ट में एंड में रेडी होने के बाद जो आते हैं, उनकी जो प्राइसिंग होती है, वही अप्रिसिएशन कहलाता है, जिसको हम अप्रिसिएशन बोलते हैं। तो वो एडवांटेज हर एक प्रोजेक्ट में एप्लीकेबल है। वो हर प्रोजेक्ट के लिए जो कस्टमर है उसको वो बेनिफिट मिलना ही चाहिए। आज अगर आप खुद अपने हिसाब से भी सोचेंगे, जब आप स्टार्टिंग में लेंगे, जब प्लिंथ लेवल पे,
और 2 साल बाद जब मैं आपको पोजीशन दूंगा तो उस टाइम में रेट तो सेम हो नहीं सकता है ना। तो जो भी 1000-1500 रुपये का अप्रिसिएशन है उसी बात का तो बेनिफिट आपको मिलता है। तो कस्टमर भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, हमको भी मालूम है, तो उसी हिसाब से लोग अंडर कंस्ट्रक्शन में आते हैं। और जिनको नहीं है एकदम रेडी टू मूव रहने के हिसाब से आना है, वो लोग रेडी टू मूव में जाते हैं। ओके सर, जो अभी एक्सपो लगा हुआ है तो इसमें कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलने वाला है? क्या कुछ डिस्काउंट है या कुछ बेनिफिट मिलने वाला है अगर आज की डेट में कोई अगर यहाँ पास रजिस्ट्रेशन करता है तो? नहीं, कस्टमर को तो बेनिफिट ही बेनिफिट है एग्जीबिशन में। एक तो एकदम 1 पॉइंट कांटेक्ट रहता है, वो डायरेक्ट डेवलपर से बात कर सकता है और 1 to 1 इंटरेक्शन होता है। तो और स्टॉल में तो स्पेशली बहुत अच्छे मतलब प्राइस और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो उनको ऑफ़र की जाती है। जैसे हमने हमारे प्रोजेक्ट में डिस्काउंट एक लिमिटेड डिस्काउंट भी दिया है, साथ में उसको हमने लकी ड्रॉ भी रखा हुआ है। एग्जीबिशन में भी लकी ड्रॉ बेनाम क्रेडाई की तरफ से वो भी एक अलग से उन्होंने लकी ड्रॉ रखा हुआ था। तो विन विन सिचुएशन रहा है ओवरऑल कस्टमर के लिए। तो सर ऐसा एक्सपो और कब साल में कितने बार होता है, और क्या अगर किसी कस्टमर को बेनिफिट चाहिए तो ऐसा और भी कुछ एक्सपो या और ऐसा कोई माध्यम है जिसमें साल में 1 से 2 हो जिसमें बेनिफिट मिले कस्टमर को? अभी माध्यम तो ऐसा हो गया है, अभी ये जो हम लोग एग्जीबिशन सेंटर पे आते हैं ये तो ब्रांडिंग के लिए हो गया और 1 पॉइंट कांटेक्ट हो गया। ये साल में ऐसे मेरे ख्याल से 2 से 3 बार होता है। और अभी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, जिसमें अभी तो इंस्टेंट एकदम एक मोबाइल क्लिक पे कस्टमर कोई भी डेवलपर को वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली बात कर सकता है, या जो भी प्लेटफॉर्म है डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकता है। तो इस तरह के एग्जीबिशन साल में 2-3 बार होते हैं और अलग अलग लोकेशन में तो कंटिन्यूस चलता ही रहता है, साल भर चलता ही रहता है एग्जीबिशन। ओके सर, क्लाइंट का ही क्वेश्चन होते हैं जो हमारे न्यूज़ चैनल पर आते हैं, बहुत सारे हमने केसेस भी देखे हैं चीटिंग और फ्रॉड। सर एक ऐसा माध्यम जो हर एक परिवार जो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है उससे डरता है, तो इसमें सर ये प्रोजेक्ट उस चीज़ों से कितना दूर है सर? देखिए कैसा है, अभी रेरा इसीलिए आया क्यों है, रेरा आने का रीज़न यही था कि जो पहले जो केसेस इस तरह के हो रहे थे फ्रॉड के, या जो भी जो इंटेंशनली लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे थे, इसी के लिए रेरा आया है। हर एक के लिए एक वॉच डॉग मतलब है ये, जैसे स्टॉक मार्केट के लिए सेबी है, अपने रियल एस्टेट के लिए रेरा है, और इंश्योरेंस के लिए आरडीए है। तो ये बॉडी इसी को ध्यान में रख के बनाई गई है ताकि इस तरह की चीज़ें नहीं हो। और रेरा आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब रेरा आने के बाद में काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, और ये एक्टिविटी मेरे ख्याल से काफ़ी मतलब बहुत हद तक इस पे कंट्रोल आ चुका है। तो मेरा क्लाइंट को अब डरना नहीं पड़ेगा, या आम पब्लिक अब निफिक्र होकर पैसा इन्वेस्ट कर सकती है ऐसे प्रोजेक्ट पर? बिल्कुल अब तो ये हो गया है कि प्रोजेक्ट में मतलब हर प्रोजेक्ट में रेरा ने इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए हैं कि एक तरीके से कस्टमर का पूरा उसमें मतलब बोलते हैं ना, कस्टमर की पूरी सिक्योरिटी को पूरी तरीके से सिक्योर कर दिया गया है। तो रेरा का लॉज बाई लॉज इस तरीके से बनाया है, तो कस्टमर को तो अभी बिल्कुल डरने की ज़रूरत है ही नहीं। सर जो मार्केट में फ्यूचर प्लान को देखते हुए काम किया जाता है, हर एक बिल्डर फ्यूचर प्लानिंग देखता है सर, तो आने वाले 5 सालों बाद आपके किस प्रकार के प्रोजेक्ट देखने को मिल सकते हैं आम पब्लिक को सर? देखिए रियल एस्टेट मार्केट आने वाले 5 से 7 साल में तो बहुत अच्छा है, रियल एस्टेट का फ्यूचर बहुत अच्छा है, ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी हमने 5-7 साल जो देखा, अभी जो गए हैं, कोविड का सिचुएशन था, उसके पहले कुछ और चीज़ें थी जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी सारी दिक्कतें थी। तो वो सारी चीज़ों को एड्रेस करने के बाद में अब मुझे लगता है आने वाले, और जो बड़े बड़े रिसर्च रिपोर्ट्स बता रहे हैं हमको, बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी तरफ से भी, जो इन्वेस्टर की तरफ से भी जो फीडबैक आ रहा है, तो यही फीडबैक है कि आने वाले 4-5 साल बहुत अच्छा रहेगा रियल एस्टेट के लिए, एप्रिसिएशन वाइज और हर तरीके से मतलब काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहेगा कस्टमर को, जो आज आने वाले जो भी 2-3 महीने में 6 महीने में डिसीजन लेंगे उनके लिए बहुत ही फ्यूचर ब्राइट है रियल एस्टेट में। तो सर जो रियल इस्टेट का क्राइसिस था सर कोविड के दौरान में, जो बहुत सारे क्राइसिस हुए हैं, बहुत सारे बंद हो गए प्रोजेक्ट, तो उसके में सर आने वाले समय में पब्लिक सिक्योर कैसे हो अगर इस टाइप का पेंडेमिक अगेन आता है, या अभी जैसे कोविड केस देख रहे हैं धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, तो पब्लिक चाहती है कि उसका पैसा सिक्योर हो, या जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही हो वो टाइम से मिले, तो क्या इस टाइप का पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ताकि उसका इफेक्ट उस बिल्डिंग में ना पड़े? देखिए अभी तो जैसे मैंने कहा कि रेरा आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें सिक्योर की गई हैं, तो पब्लिक का पैसा फंसने की तो कोई बात नहीं है। जो भी पैसा है अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम मिला है। जैसे आपने देखा अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा स्कीम वगैरह अनाउंस किया है, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट स्टक थे, जो जेन्युइन तरीके से जिनको लिक्विडिटी की क्राइसिस थी, बैंक ने
या फिर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मतलब काफ़ी सारा सपोर्ट मिला है। और बाद में तो ये देखिए टाइम एक फेज़ रहता है, कोविड का सिचुएशन था, 6 महीना साल भर सबने को साल डेढ़ साल तकलीफ़ हुई, बट बाद में धीरे धीरे मार्केट में चीज़ें इम्प्रूव हुई। तो ये तो एक फेज़ की बात है, ये तो मुझे नहीं लगता है ये 15-20 साल में एक आध बार इस तरीके की हमें सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि ये हमेशा इस तरह की सिचुएशन रहती है, बट कभी कभार की बात है ये सब। तो सर मैं आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड फिर से प्रोजेक्ट में आता हूँ। इस प्रोजेक्ट में सर नया जैसे आपने यूएसपी बताया और इसमें लेंथ क्या होना स्क्वायर फीट क्या होने वाला है और पब्लिक इसमें किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट कर सकती है, क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या सिर्फ इंडियंस के लिए एनआरआई के लिए? नहीं नहीं, सब है, सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड है, मतलब जिसको इन्वेस्ट करना चाहता है हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। एनआरआई कस्टमर्स भी हमारे कस्टमर्स हैं, रिटेल में जैसे यहाँ के जो लोकल हैं वो भी हमारे इन्वेस्टर है, तो ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है, तो हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है यहाँ। तो दोस्तों जैसा कि देखा कि आज हमने अधिराज जो कंस्ट्रक्शन के हैं उनसे बात किया और हर तरह के सवाल उनसे पूछे जो आम पब्लिक जानना चाहती है। इम्प्रिया का जो नया डेवलपमेंट है या आने वाले क्लाइंट इसमें अपने आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के जो नॉमिनेशन है रेरा उसके थ्रू बिल्डर्स और पब्लिक दोनों की सेफ्टी को देखा गया है। तो आशा करते हैं कि आपके सभी सवालों का जवाब हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिला है। इसी तरह की न्यूज़ के लिए बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ।